अब अपन मोड पे बेस्ड एमसीक्यू देखेंगे, ठीक है। पर जरूरी नहीं है कि हर क्वेश्चन का आंसर मोड हो, मैं बीच बीच में क्वेश्चन घुमा भी दूंगा। तो पहला क्वेश्चन है, जूतों की बिक्री का माध्य आकार ज्ञात करने के लिए उपयुक्त माध्य होगा। जैसे अगर सपोज करो कि आप ये देख रहे हैं आपकी दुकान पे कि 6 नंबर जूता लेने भी ग्राहक आते हैं, और ये भी देख रहे हैं कि 7 नंबर लेने भी आते हैं, 8 नंबर भी आते हैं, 9 नंबर आते हैं, 10 नंबर आते हैं। तो कौन सा जूता सबसे ज़्यादा बिक रहा है, तो जिसकी फ्रीक्वेंसी या जिसकी डिमांड सबसे ज़्यादा है वो, तो जो मोस्ट फ्रीक्वेंट आइटम है उसको बताने के लिए मोड यूज़ होता है, बहुलक यूज़ होता है। तो किस तरह का जूता ज़्यादा पहना जाता है, किस तरह का जूता फैशन में है, किसकी डिमांड सबसे ज़्यादा है, किसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है, किसका टर्नओवर सबसे ज़्यादा है, तो बहुलक इसकी पहचान आपकी करा देता है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद है, अगर मीडियन 31 है और अर्थमेटिक मीन 33 है तो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ मोड बताइए। कहता है अगर मध्य का 31 है और समांतर माध्य 33 है तो बहुलक का अनुमानित मूल्य क्या होगा। तो एक हमने देखा था प्रयोग सिद्ध विधि, एम्पेरिकल रिलेशन, तो हमने पाया था कि जेड बराबर 3 मीडियन माइनस 2 मीन होता है। तो जैसे 3 मीडियन की जगह आप वैल्यू 31 पुट कर दीजिए, 31 हो गई, और 2 मीन की जगह आप 33 वैल्यू रखिए, तो 31 इंटू 3 लाइक हो गया 93, और इधर हो गया 2 इंटू 33 66, जो गैप आया वो है 27। तो जेड बराबर 27 आया है, डी इसका आंसर है। एक बार मेरे कहने पे आप तीनों वैल्यू रखिए, मीन, मीडियन, मोड। इस क्वेश्चन का मीन कितना है, मीन है 33, मीडियन है 31, और मोड है आपका 27 जो आपका आया है। तो इस तरह से आया है 33, 31 और 27। और इसके पीछे मैंने एक टेक्निकल आपको रीज़न बताया था, वो ये था, आपने अगर बात ध्यान से सुनी हो पिछली वीडियो में, कि मीन और मीडियन का जो अंतर होता है वो मीन, वापस, मीन और मोड का जो अंतर होता है वो मीन और मीडियन के अंतर का तिगुना होता है। तो क्या देखो ये ऐसा आया है, आप देखो 33 और 27, 33 और 27 में अंतर कितना है 6, जबकि 33 और 31 में कितने का अंतर है 2। तो मैंने क्या कहा था कि आपका मीन और मोड का जो अंतर होता है वो इसके अंतर का तिगुना होता है। तो वाकई में ये तिगुना है। खैर, आप फॉर्मूला याद कर लीजिए, फॉर्मूले देखिए आप उतने ही याद कीजिए जितने आप आराम से पचा सकें, जितने आराम से आप एब्जॉर्ब कर सकें। तो ये फॉर्मूला आप याद कर लीजिए, और फिर इसमें से जो भी वैल्यू मिसिंग हो, कभी वो मोड की वैल्यू मिसिंग करा देगा, कभी मीडियन की, कभी मीन की, तो आप तैयार रहिएगा। मैंने आपको ये इसलिए बताया क्योंकि कई बार वो ये बोल सकता है आपको कि है ना, मीन और मीडियन में अंतर है 4 का, तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मीन और मोड में अंतर होगा 12 का। अगर प्रयोग सिद्ध विधि की बात माने जाए तो ऐसा होगा, क्योंकि ये जो, हाँ, कि अगर मीन और मीडियन में जो अंतर होता है, मीन और मोड के बीच में अंतर उसका तिगुना होता है। तो अगर वहाँ पे अंतर 4 है तो यहाँ पे अंतर 12 होगा। तो आपको ये बात पता होनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद है, एक सामान्य श्रेणी में मध्य का बहुलक और समांतर माध्य के मध्य संबंध बताने वाला सूत्र, तो अभी 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 ने बात की है। तो जेड बराबर 3 मीडियन माइनस 2 मीन, ये बिल्कुल सही है, लेकिन इसको देखते ही आंसर ए नहीं देना है, आपको बाकी रीड करने हैं। अगले में दिया है मीडियन इक्वल टू 3 जेड माइनस 2 मीन। तो देखिए, अगर मैं, जिसे प्लीज़ इसको देखिएगा, अगर मैं इस सूत्र को घुमाऊँ, जैसे ये लिखा है जेड बराबर 3 मीडियन माइनस 2 मीन, इसको मैं थोड़ा घुमाऊँ तो माइनस का 2 मीन इधर आ जाएगा और 2 मीन पॉजिटिव हो जाएगा। तो अगर ये दे रखा होता, अगर ये दे रखा होता 2 मीन प्लस जेड बराबर 3m, तो ये फॉर्मूला भी सही होता, लेकिन यहाँ 2 मीन तो दे रखा है लेकिन जेड के आगे 3 जेड लगा रखा है, तो ये गलत है। इसी तरह एकदम से आप इसको भी रिजेक्ट मत कीजिए कि ये सेकंड फार्मूला गलत है। आप मीन को अगर घुमाएं तो मीन अपनी तरफ आ जाएगा और 3m माइनस जेड हो जाएगा। तो 2 मीन का आंसर ये होता है। यहाँ पे इन्होंने फॉर्मूला गलत लिखा है, मीन के आगे 2 नहीं लिखा हुआ है और जेड के आगे ज़बरदस्ती 2 लिखा हुआ है, तो ये गलत है। तो इसमें से ए सही है। पर मैं ये कह रहा हूँ कि आप बी रेडी कि वो फॉर्मूले को घुमा के भी पूछ सकता है। गुणात्मक मापों के लिए सर्वोत्तम माध्य है द बेस्ट मीन फॉर क्वालिटेटिव मेजरमेंट। अगर आप क्वालिटी, एट्रीब्यूट्स, गुणों का माध्य निकाल रहे हो तो मीडियन सबसे बेस्ट होता है। तो इसका आंसर ए आएगा, मीडियन इसका आंसर आएगा, ठीक है। इसके बाद है डेंसिटी टेस्ट इज़ यूज्ड
तो हमने मोड के कैलकुलेशन में डेंसिटी टेस्ट देखा था, जहां हम खुद की वैल्यू लेते हैं प्लस अपने पास वाले की वैल्यू लेते हैं। जैसे अपन कहें कि अपन F1 को लेते हैं, F0 को लेते हैं और F2 को लेते हैं। तो इस तरह से इन सच अ वे अपन डेंसिटी चेकिंग करते हैं। अगर कभी कभी हमारा जेड फंस जाता है, बहुलक हमारा नहीं निकल पाता, आइडेंटिफाई नहीं हो पाता, तो हम ऐसे यूज़ करते हैं। तो डेंसिटी टेस्ट इज़ यूज्ड इन मोड इन वाइल कैलकुलेटिंग मोड। केंद्रीय प्रवृत्ति के निम्नलिखित मापों में से एक वर्गीकृत डेटा में खुले हुए वर्ग अंतरालों के साथ किसकी शुद्ध गणना नहीं की जा सकती? विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी कैन नॉट बी कैलकुलेटेड एक्यूरेटली फॉर ओपन एंडेड क्लासेस इंटरवल इन अ ग्रुप डेटा? पहले आप इसको समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए कि एक ग्रुप है 20 से 30, एक ग्रुप है 30 से 40, एक ग्रुप है 40 से 50, इसके बाद का ग्रुप है 50 एंड अबव, और 20 से नीचे वाले का ग्रुप है वो है लेस देन 20। देखिए अब आप यहाँ समझिए, आपको लगेगा कि यहाँ इंटरवल 10-10 का है, तो बीच के ग्रुपों में तो जो इंटरवल है वो 10-10 का है, लेकिन पहले वाले ग्रुप में 20 से कम जितनी भी वैल्यूज़ हैं वो सब शामिल है। तो 20 से कम में कितना भी कम हो सकता है, नेगेटिव भी। और यहाँ पे 50 एंड अबव, 50 से 60 नहीं है, इसमें 50 और 50 से ज़्यादा वाले सारे शामिल हैं। तो इसको अपन बोलते हैं ओपन एंड वाला क्वेश्चन। तो ओपन एंड वाले क्वेश्चन में मीडियन निकालना सबसे बेस्ट रहता है, और मीन की कैलकुलेशन आप एक्यूरेटली नहीं कर सकते, क्योंकि मीन की कैलकुलेशन के लिए आपको एक्स की ज़रूरत पड़ती है। एक्स माने आपको मिड वैल्यू की ज़रूरत पड़ेगी। तो फिर आप मान के तो चल सकते हो, कि इस ग्रुप का भी अंतर 10 का रहा होगा, इस ग्रुप का भी अंतर 10 रहा होगा, लेकिन आप ऐसा मानते हैं, रियल में है या नहीं वो आप नहीं जानते। तो इसीलिए मैं कहना ये चाहता हूँ कि जो ओपन एंड वाले क्वेश्चन होते हैं, एक तो ये याद रख लो कि ओपन एंड वाले क्वेश्चनों में मीडियन सबसे बेस्ट होता है, और दूसरा ये याद कर लो कि इसमें ऐसे क्वेश्चनों में मीन जो है, मीन वो आप एक्यूरेटली नहीं निकाल सकते। तो इसने क्वेश्चन में यही पूछा था कि अगर वर्ग वाला डेटा हो और खुले हुए ये ओपन एंड है, ओपन एंड वाले क्लास इंटरवल हो, तो किसकी गणना शुद्ध नहीं हो सकती? तो मीन की गणना शुद्ध नहीं हो सकती। बाकी सब वैसे निकाले जा सकते हैं। मोड बीच के 3 ग्रुपों से निकाल सकते हैं, मीडियन के लिए आपको सिंगल ग्रुप की रिक्वायरमेंट होती है, और क्वार्टाइल्स वगैरह भी आप जनरली निकाल पाते हो। मीन आप एक्यूरेटली नहीं निकाल सकते। ठीक है। नेक्स्ट है इन अ यूनी मॉडल मतलब जिसके अंदर एक ही मॉडल है, एक बहुलक वाला क्वेश्चन है, सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन है, द रिलेशनशिप बिटवीन एवरेज इज लाइक दिस। तो अगर आपका सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन है तो आप हमेशा याद रखना मीन इक्वल टू मीडियन एंड इक्वल टू मोड होगा। यानी सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा होता है जिसमें मीन मीडियन मोड सब एक जैसे होते हैं। ठीक है। जैसे अगर मैं आपको बताऊं, मान लीजिए कि आपका यूं नंबर है लाइक 2, 4, 6, 8, 10। ठीक है, ध्यान देना। इसकी इसकी फ्रीक्वेंसी है 10, इसकी फ्रीक्वेंसी है 20, इसकी 10, इसकी है 30, इसकी है 20, इसकी है 10। ठीक है। अब अगर आप इसे ग्राफ पेपर पे प्लॉट करोगे तो जैसे ये 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, तो आपकी जो 2 की फ्रीक्वेंसी है वो है 10, 4 की फ्रीक्वेंसी है 20, 6 की फ्रीक्वेंसी है लाइक 30, 8 की फ्रीक्वेंसी है 20, और 10 की फ्रीक्वेंसी है 10। ठीक है। तो अब आपका जो डिज़ाइन बनेगा वो कुछ इस तरह का बनेगा। ये जो होता है ना, ये इसको बोलते हैं घंटी नुमा चित्र। जब भी आपका घंटी नुमा चित्र बनता है तो उसको अपन बोलते हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, जो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, नॉर्मली इक्वेटेड है, नॉर्मली फैला हुआ है। तो इस क्वेश्चन में ये जो पीक पॉइंट आ रहा है, आप इसका मीन निकाल के देखना 6 आएगा, आप इसका मीडियन निकाल के देखना 6 आएगा, आप इसका मोड निकाल के देखना 6 आएगा। मतलब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करो तो मीन मीडियन मोड के फॉर्मूले लगा के सॉल्व कर लो, लेकिन अगर आप इसको चित्र बना के भी सॉल्व करोगे और अगर ऐसा आया है पहाड़ी नुमा चित्र या घंटी नुमा चित्र आया है तो मीन मीडियन मोड इक्वल आएगा। तो इसका आपको आंसर सी याद रखना है। इसके बाद है तैयार कपड़ों का माध्य आकार के लिए कौन सा माध्य उपयुक्त होगा? विच एवरेज वुड बी सूटेबल एवरेज फॉर द साइज ऑफ रेडीमेड गारमेंट्स। तो जैसे मान लीजिए जीन्स है, तो ऐसे लोग भी होंगे जो 26 कमर, जिनकी 26 होगी कमर वो पहनते होंगे, कुछ लोगों की कमर 28 होगी, कुछ की 30 होगी, कुछ की 32 होगी, कुछ की 34 होगी, कुछ की कमर नहीं, कमरा होता है तो 40 भी होगी, ऐसी कमर भी होती है, कोई बड़ी बात नहीं। अगर आपने देखा कि मोस्ट ऑफ द लोग 34 वाली जो साइज़ है, वेस्ट साइज़ 34 की डिमांड कर रहे हैं,
तो जो दुकानदार है वो सबसे ज़्यादा जीन्स उसी तरह की रखेगा या उसमें बहुत सारी वैरायटी वो रखेगा, क्योंकि मोस्ट डिमांडिंग फिगर ये है। तो क्या जो चीज़ फैशन में चल रही है उसको बताने के लिए जेड यूज़ होता है, जिसका ग्राहक बहुत बार आता है, मोस्ट फ्रिक्वेंट, ठीक है। तो इसके लिए फिर मोड अच्छा रहता है। कहता है समूह नृत्य, अगर आप ग्रुपिंग कर रहे हो तो ग्रुपिंग बहुलक के मान का निर्धारण निम्न में से किन स्थितियों में किया जाता है, मतलब आप मोड कब निकालते हैं। तो मैंने कहा कि जैसे अगर 8 की फ्रीक्वेंसी भी 30 है और थोड़ी देर बाद जो 12 है उसकी फ्रीक्वेंसी भी 30 है, तो अगर हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी एक से ज़्यादा नंबर की है तो आपको ग्रुपिंग यूज़ करनी पड़ेगी। तो इसने लिखा है कि यदि अधिकतम आवर्ती 2 या 2 से ज़्यादा स्थानों पे हो, तो बिल्कुल सही है। अगर जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी बोलना चाहिए, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है वो 2 जगह पे है या 2 से ज़्यादा जगह पे है, तो फिर आपके लिए ग्रुपिंग करना ज़रूरी हो जाता है। और अगर मान लीजिए कि आपकी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी बहुत शुरू में बैठी है या हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी बहुत एंड में बैठी है, यानी चरम पदों पे बैठी है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी या तो बहुत ऊपर है या बहुत नीचे वाले पद की है, तो भी हम उसे रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू नहीं मानते और फिर हमें ग्रुपिंग करनी चाहिए। तो ये थर्ड इसका आंसर होगा, सी इसका आंसर होगा। ए और बी इन दोनों ही मामलों में वी शुड गो फॉर ग्रुपिंग। हालांकि ग्रुपिंग एक लंबा चौड़ा बड़ा प्रोसेस है, अगर मैं आपको एक बार बताऊं, क्योंकि पिछले वीडियो में बताने में नहीं आया था, ठीक है। मान लीजिए कि ये दे रखी है फ्रीक्वेंसी, यहाँ पे वैल्यू दे रखी है, मान लीजिए 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, और फ्रीक्वेंसी दे रखी है 5, 8, 12, 14, 12, 7, 4, ठीक है। तो इसमें से आप हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी को सिलेक्ट करो। आपका पहला स्टेप तो ये होगा कि हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी को सिलेक्ट करो। आपने इसको सिलेक्ट किया, फिर आपको 2-2 के जोड़े बनाने पड़ेंगे। जैसे 5 और 8 का जोड़ा बना दिया, 12 और 14 का जोड़ा बना दिया, 12 और 7 का जोड़ा बना दिया, लास्ट का जोड़ा बनानी। तो ये वाला सेलेक्ट हो गया, यानी ये 2 ग्रुप सेलेक्ट हो गए। इसके बाद आपको पहली आइटम को छोड़ना है और ग्रुप क्रिएट करने हैं। तो 8 और 12 का ग्रुप 20 हो गया, 14 और 12 का 26 हो गया, 7 और 4 का 11 हो गया। तो अब आपको 26 सेलेक्ट करना है, ठीक है। उसके बाद आपको 3-3 के पेयर बनाने हैं। तो जैसे आपने 5, 8 और 12 का पेयर बना दिया, 25 बन गया। फिर आपका 14, 12 और 7 का पेयर बन गया, 33 बन गया। फिर आपको फर्स्ट आइटम को लीव करना है और 3 का जोड़ बनाना है। तो 8, 12 और 14 का पेयर बनेगा, 8 और 12 20 और 14 34, और 12, 7 और 4 का पेयर बनेगा 23। तो 34 सेलेक्ट हो गया, ठीक है। फिर आप 2 आइटमों को छोड़ दो और फिर 3 का पेयर बना दो। तो 12, 14 और 12 का पेयर बनेगा 12, 12, 24 और 14 38, ठीक है। तो इस तरह से मतलब ग्रुपिंग होती है। तो ग्रुपिंग इज़ अ लॉन्ग प्रोसेस, इसलिए एमसीक्यू में नहीं आता है, बट आपको पता होना चाहिए ग्रुपिंग की ज़रूरत कब पड़ती है। जब हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, इस क्वेश्चन में तो नहीं था, मैंने ऐसे ही बताया, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी 2 जगह पे हो या 2 से ज़्यादा जगह पे हो, या हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी बहुत ही ऊपर यानी ऊपर ही ऊपर फर्स्ट वैल्यू पे हो या नीचे हो, तो चरम पदों पे होती है। तो हेलो स्टूडेंट्स, अगर आप कॉमर्स के स्कूल लेक्चरर की तैयारी कर रहे हैं तो हम आपके लिए कंप्लीट कोर्स लेके आए हैं। ये कोर्स हमारे ऐप पे अवेलेबल है, आपको प्ले स्टोर से उसे डाउनलोड करना होगा। उस कोर्स में आपको कंप्लीट कंटेंट मिलेगा जिसकी आपको ज़रूरत है। अगर आप एक ही बार में अगर अपना स्कूल लेक्चरर एग्ज़ाम क्रैक करना चाहते हैं तो आपको ज़रूर ये कोर्स लेना चाहिए। इस कोर्स में आपको क्या मिलेगा, आपको सारे चैप्टर्स के वीडियोस मिलेंगे। अगर इस कोर्स में ऑलमोस्ट 60 चैप्टर्स हैं तो हर चैप्टर पे हमने 5-5, 6-6 वीडियोस बना रखे हैं जो आपको मिलेंगे, ताकि उस चैप्टर को आपको पूरा समझ में आ सके कि उस चैप्टर में है क्या। प्रैक्टिकल क्वेश्चंस व्हाइट बोर्ड पे कराए गए हैं, इसके अलावा थ्योरी लेक्चर्स के वीडियोस भी दिए गए हैं। चैप्टर होने के बाद प्रैक्टिस के लिए हर चैप्टर के 100 से ज़्यादा एमसीक्यू कराए गए हैं, कहीं कहीं तो 200 या 300 एमसीक्यू भी हैं। मिनिमम हर चैप्टर के 100 एमसीक्यू दिए गए हैं। इसके अलावा सारा कोर्स हो जाने के बाद प्रैक्टिस के लिए या एग्ज़ाम के लिए तैयार करने के लिए 50 सैम्पल पेपर्स दिए गए हैं। एक सैम्पल पेपर में 150 एमसीक्यू हैं, टोटल 7500 एमसीक्यूज आर देयर। इसके अलावा हर चैप्टर के नोट्स हमने दिए हैं। ये नोट्स और सारे एमसीक्यू हिंदी में भी हैं, इंग्लिश में भी हैं। तो अगर आप किसी भी लैंग्वेज से हैं, कोई बैरियर नहीं है, आप आराम से इसकी तैयारी कर सकते हैं। कोर्स लेने के बाद बाय द वे, ऐसा होगा नहीं, पर बाय द वे अगर आप संतुष्ट नहीं हैं तो 5 दिन के अंदर आप मनी बैक गारंटी ले सकते हैं।
कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, आपकी फीस पूरी की पूरी रिफंड कर दी जाएगी। जस्ट आपको 5 दिन कोर्स को लेके देखना है, अगर आपको अच्छा नहीं लगता है तो पूरी फीस आपकी वापस कर दी जाएगी। इसके अलावा ये सारा कंटेंट रिकॉर्डेड फॉर्म में है। फिर भी अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट आता है, अगर आपको कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता या आप कुछ पूछना चाहते हैं, तो आप लगातार व्हाट्सएप ग्रुप में हमसे संपर्क कर सकते हैं। आप जो डाउट भेजेंगे, शाम तक होते होते उसका फुल सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। इसकी बात है कृषि जोत। कृषि जोत के आकार की तुलना करने के लिए केंद्रीय प्रवृत्ति का कौन सा माप सबसे उपयुक्त होगा? मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी इज मोस्ट सुटेबल टू कंपेयर द साइज ऑफ एग्रीकल्चर होल्डिंग। तो मान लीजिए कि आप गांव में गए, वहाँ देखा कि कुछ किसान ऐसे हैं जो 2 बीघा ज़मीन पे खेती कर रहे हैं, कुछ 4 बीघा ज़मीन पे कर रहे हैं, कुछ 6 बीघा ज़मीन पे कर रहे हैं, कुछ 8 बीघा पे ज़मीन पे कर रहे हैं। पर आपने देखा कि अधिकतर लोगों के पास 4 बीघा ज़मीन है। मोस्ट ऑफ द फार्मर्स होल्डिंग 4 बीघा लैंड। अगर कुछ ऐसा कुछ है, तो इसका मतलब है मोस्ट फ्रीक्वेंट यही है। अधिकतर जैसे मान लीजिए 100 परिवार ऐसे हैं, होने को 20 परिवार ऐसे भी हैं और होने को 10 परिवार ऐसे भी हैं, लेकिन मोस्टली लोगों के पास ये है। तो मोड पता लगेगा, इससे आपको पता लगेगा कि अधिकतर लोगों का क्या हाल है। इसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग सेंट्रल टेंडेंसी मेजर कैन नॉट बी कंप्यूटेड ग्राफिकली। तो मैं आपको बता चुका हूँ कि मीन जो है, मीन को आप ग्राफिकली कैलकुलेट नहीं कर सकते। मैंने पिछली वीडियोज़ में भी बताया, आप मीडियन को, मोड को, क्वार्टाइल्स को, इन सबको आप ग्राफिकली कैलकुलेट कर सकते हो, लेकिन मीन की कैलकुलेशन आप ग्राफिकली नहीं कर सकते। तो इसका आंसर मीन रहेगा, अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन इज़ अ मैथमेटिकल एवरेज। इसके बाद है इफ़ मोड इज़ 10, मीन इज़ 7, द वैल्यू ऑफ मीडियन। तो जैसे हमें याद है z बराबर 3 मीडियन माइनस 2 मीन, ये हमें याद है। अब आप देख लीजिए कि बहुलक 10 दे रखा है, तो यहाँ 10 भर दीजिए, 3m रख दीजिए, 2 इंटू 7 कर दीजिए, और फिर आप सॉल्व करते चले जाओ, और माइनस का 14 इधर आके 24 हो जाएगा प्लस होके, और आपके m की वैल्यू आ जाएगी 8 आ जाएगी, आपकी m की वैल्यू 8 आ जाएगी। तो एक बार फिर अगर अपन को जमाएं, मीन, मीडियन और मोड को जमाएं, मीडियन की वैल्यू 8 आई है, मोड की वैल्यू आपकी 10 आई है, और उससे पहले नहीं, मीन आपका 7 है ना, और मीडियन आपका 8 है, मोड आपका 10 है। ठीक है, अपना आंसर तो आ ही गया है, आंसर आ गया है। मैं बस वही वाली बात चेक करना चाहता था कि आपके बीच में देखो, इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है 1, और इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है 3। क्योंकि जो मैं बात बार बार कह रहा हूँ, आपको बोर हो रहे होंगे, लेकिन मैं बार बार कह रहा हूँ कि मीन और मोड के बीच का जो अंतर होता है वो इन दोनों के अंतर का तिगुना होता है। आगे है द वैल्यू दैट अकर्स द लार्जेस्ट नंबर ऑफ टाइम्स इन अ सीरीज इज नोन। किसी श्रेणी में वह मान जो अधिकतम बार आता है वो होता है मोड। जो बार बार आता है, बारंबार आता है, उसे मोड कहते हैं। बारंबार से शब्द बनता है बारंबारता, बारंबारता से बनता है फ्रीक्वेंसी। अभी कहता है बहुलंक और मध्यांक, मोड और मीडियन क्या है? मोड और मीडियन कहता है गृहित माध्य हैं, प्रगतिशील माध्य हैं, प्रभागीय माध्य हैं या स्थितित्मक माध्य हैं। ये पोजिशनल एवरेज हैं, स्थिति पे आधारित माप हैं। तो मोड एंड मीडियन आर पोजिशनल एवरेजेस। इसका आंसर डी रहेगा। अगला क्वेश्चन है मोड इज क्या है? मोड क्या है? मिडिल वैल्यू, मिडिल मोस्ट वैल्यू, मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू। तो मोड जो है वो है मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू। मैं क्या कोशिश कर रहा हूँ कि मोड के ऊपर कैसे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो सर्वाधिक बारंबार आने वाला मूल्य है मोड। थोड़े से क्वेश्चन और हैं, यदि हम से कम और से अधिक आवर्ती वक्रों के प्रतिच्छेद बिंदु से x अक्ष पर एक लंब डालें तो हमें निम्न का मान प्राप्त होगा। अगर मान लीजिए कि ये आपने एक लेस देन कर्व बनाया और ये आपने मोर देन कर्व बनाया, यहाँ पे ये वाला जो बिंदु है ये है प्रतिच्छेद बिंदु। प्रतिच्छेद बिंदु से आपने नीचे की तरफ अगर एक लंब डाला, यानी आपने ओ एक्स सीरीज़ पे, ओ एक्स अक्ष पे एक लंब डाला, तो यहाँ जो आपको वैल्यू मिलेगी वो होगी मीडियन। ठीक है, मीडियन बोल रहा हूँ, मोड नहीं बोल रहा हूँ। यहाँ आपको मीडियन प्राप्त होगा, बी इसका आंसर होगा। ठीक है, इसके बाद ये कह रहा है कि मीन और मोड में जो अंतर होता है वो मीन और मीडियन के अंतर का तिगुना होता है। ये मैं बात बार बार कह रहा था। देखो इसने फॉर्मूले पूछ लिया, अब यहाँ पे मिसिंग फिगर दे दिया, इधर लिख दिया मीन और मोड, और इधर बोल दिया बताओ 3 मीन माइनस वॉट। तो मीन माइनस मोड में जो अंतर होगा वो इस वाले अंतर का
तिगुना होता है, तो यहाँ पे मीडियन आएगा। ठीक है, चलिए। उसके बाद कहता है निम्नलिखित में से मोड बी लोकेटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। फ्रीक्वेंसी पॉलीगन से आप मोड नहीं निकाल सकते, ओजाइव कर्व से आप मीडियन निकालते हो, फ्रीक्वेंसी कर्व से कुछ नहीं होता, हिस्टोग्राम, यस, आप हिस्टोग्राम की मदद से मोड निकाल सकते हो। मैं आपको एक हिस्टोग्राम बताता हूँ कैसे बनेगा। जैसे मान लीजिए ये आपका पहला ग्रुप है, ये पहले ग्रुप की फ्रीक्वेंसी को अपने ग्राफ पेपर पर प्लॉट किया, ये दूसरे ग्रुप को किया, ये मान लीजिए तीसरे ग्रुप को किया, ये मान लीजिए चौथे ग्रुप को किया, और ये पांचवें ग्रुप को किया। अब ये सबसे बड़ा जो खंबा है, ये मान लीजिए सबसे बड़ा खंबा ये है। अब आपको ये वाली साइड से इस तरफ जाना पड़ेगा और ये वाली साइड से इस तरफ आना पड़ेगा। ठीक है, तो एक बार आपको लेफ़्ट से राइट ऊपर की तरफ जाना है। अब मेरे पेन की डायरेक्शन देख लीजिए, एक बार यूँ जाना है, वापस देख लीजिए, एक बार वो यूँ जाना है और एक बार यूँ जाना है। तो जहाँ पे ये इंटरसेक्ट करेगा ना, जहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा वहाँ पे मोड आएगा, और इसको बोलते हैं हिस्टोग्राम। तो हिस्टोग्राम की मदद से आप मोड कैलकुलेट कर सकते हो। इसको हिंदी में आयत चित्र बोलते हैं, याद रखिएगा। हेलो स्टूडेंट्स, अगर आप कॉमर्स की दुनिया से हो तो आप जानते हो कि कॉमर्स में 3 बड़ी जॉब्स रहती हैं। एक होती है स्कूल लेक्चरर वैकेंसी, ठीक है, जो जिसे अपन पीजीटी टीजीटी कॉमर्स टीचर भी कहते हैं। दूसरी होती है असिस्टेंट प्रोफेसर वाली वैकेंसी, यानी कॉलेज लेक्चरर वाली वैकेंसी। और तीसरी होती है किसी भी स्टेट में अकाउंटेंट, जूनियर अकाउंटेंट, सीनियर अकाउंटेंट, ये वैकेंसी। इसके अलावा सबसे बड़ी वैकेंसी सीए साइड की होती है, सीए वाली, बट वो प्रोफेशनल साइड होती है। आपको क्या लगता है, एक स्टूडेंट जो एग्ज़ाम क्रैक कर देता है, सक्सेसफुल हो जाता है, और एक स्टूडेंट जो एग्ज़ाम क्रैक नहीं कर पाता, एक बार के लिए फेल हो जाता है, उसमें बेसिक डिफरेंस क्या रहता है? अकॉर्डिंग टू मी जो फ़र्क रहता है वो रहता है फ़र्क प्रैक्टिस का। क्योंकि तैयारी सब करते हैं, कोर्सेज सब लेते हैं, कुछ लोग ऑफलाइन तैयारी करते हैं, कुछ लोग ऑनलाइन तैयारी करते हैं, कुछ लोग सेल्फ से तैयारी करते हैं। तो एक बार के लिए तैयारी सब करते हैं, लेकिन जो मेन फ़र्क रह जाता है ना, वो प्रैक्टिस का रहता है। ठीक है, तो जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतने ज़्यादा आपके सिलेक्शन के चांसेस बढ़ेंगे। ये बात बताने की ज़रूरत नहीं है कि डे बाय डे कंपटीशन बढ़ते जा रहा है। एक सीट पे 50 कैंडिडेट, 100 कैंडिडेट, 500 कैंडिडेट, ये नंबर बढ़ता ही जाएगा, क्योंकि लोगों को जॉब चाहिए। तो ऐसे में आप क्रैक कैसे कर पाओगे? जब आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे। इसके लिए हम लोगों ने क्वेश्चन बैंक, बहुत सारे प्रैक्टिस सेट, बहुत सारे क्वेश्चन बैंक सब पे बनाए हैं। जैसे अगर आप स्क्रीन पे देखें तो इसमें आपको दिखाई देगा ऑडिट का क्वेश्चन बैंक दिखाई देगा। इसके बाद आप नीचे चलिए तो ये इनकम टैक्स का क्वेश्चन बैंक है। इसके बाद स्टैटिस्टिक का है। मतलब ये हमारे पास बहुत सारे, इनफैक्ट लगभग हमने सारे सब्जेक्ट्स पे क्वेश्चन बैंक बना दिए हैं, और वो बहुत ही रीज़नेबल रेट पे अवेलेबल हैं। सारे क्वेश्चन बैंक हिंदी और इंग्लिश दोनों में हैं। बहुत जगह पे हमने जहाँ ज़रूरत है वहाँ उनके सॉल्यूशंस भी दिए हैं। उसके अलावा हम डाउट डिस्कशन भी करते हैं। हमारा नंबर लगातार व्हाट्सएप पे आप देख रहे होंगे, तो उस नंबर पे आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। हम फुल कोर्सेज भी क्रिएट कर रहे हैं, बट इट विल टेक टाइम। जब तक हो सकता है आप ये वीडियो देखें तो फुल कोर्सेज भी काफ़ी सारे आ चुके होंगे, लेकिन क्वेश्चन बैंक के साथ हम रेडी हैं। तो अगर आप जॉब लेना चाहते हो तो आई विल सजेस्ट यू बहुत नॉमिनल 99 मतलब ओनली 99 रुपी, या कोई अगर बड़ा है तो 199 रुपी में क्वेश्चन बैंक अवेलेबल हैं। यहाँ तक कि आप अपने क्वेश्चन बैंक को कस्टमाइज़ करा सकते हो। अगर सपोज़ कीजिए कि हमने क्वेश्चन बैंक के अंदर कोई 2 टॉपिक नहीं डाले हैं, तो आप सिंपली व्हाट्सएप कीजिए, हम उसके क्वेश्चंस उसके अंदर और ऐड कर देंगे या आपके पास भेज देंगे। ठीक है, और अगर कोई ज़्यादा हिस्सा है तो आप उसे छोड़ दीजिए। तो बहुत सिंपल है तैयारी करना, बट तैयारी करनी पड़ती है। ठीक है ना, क्रिकेट खेलना सबको आता है ऑलमोस्ट। अगर आप इंडिया में हैं तो क्रिकेट खेलना सबको आता है, लेकिन अच्छे प्लेयर कौन बनते हैं? जो रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं या बहुत सारी प्रैक्टिस करते हैं। तो प्रैक्टिस इज़ द की। तो मैं जस्ट आपको यही बताना चाह रहा हूँ इस वीडियो में कि बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको एक सॉलिड क्वेश्चन बैंक चाहिए। हमारे इस क्वेश्चन बैंक में ऑलमोस्ट हमने इंडिया में जितने भी कंपटीशन एग्ज़ाम होते हैं वो हमने सारे क्वेश्चंस कवर करने की कोशिश की है। ठीक है, थोड़े रह भी गए होंगे, बट हमने मोस्टली क्वेश्चंस को कवर किया है ताकि आप अपनी तैयारी बहुत अच्छी कर सको। सिंपल लेवल, एवरेज लेवल से लेके एडवांस लेवल तक के एमसीक्यू हमने इसके अंदर इंसर्ट किए हैं। कोई अगर चैप्टर नहीं है तो आप उसे और ऐड करवा सकते हैं। तो मैं तो आपको यही कहूँगा कि आप हमारा ऐप डाउनलोड कीजिए, इन क्वेश्चन बैंक को एक्सप्लोर कीजिए। केवल एक किसी सब्जेक्ट का क्वेश्चन बैंक आप लेके देखिए। अगर आपको फ़ायदा लगता है तो फिर आप और क्वेश्चन बैंक लीजिए। जहाँ आप इतना तैयारी पे पैसा खर्च करते हैं, आगे इतनी लाइफ आपकी दांव पे लगी हुई है,
तो एक 500 600 या 900 रुपये की सारे सब्जेक्ट्स के भी मिला के 1000 रुपये के अंदर सारे आ जाएंगे। और मैं तो कह रहा हूँ केवल एक 99 रुपीज़ से स्टार्ट कीजिए। तो जस्ट एक बार ट्राई कीजिएगा, कॉमर्स पॉइंट ऐप हमारा डाउनलोड कर लीजिएगा, दिक्कत आए तो व्हाट्सअप कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद है परिवार का औसत आकार जानने के लिए केंद्रीय प्रवृत्ति का कौन सा माप उपयुक्त होगा। विच मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी वुड बी सूटेबल फॉर नोइंग द एवरेज साइज ऑफ द फैमिली। आजकल आप परिवार देख रहे हैं, कुछ लोग तो कह रहे हैं हम औलाद करेंगे ही नहीं, हम बच्चा पैदा ही नहीं करेंगे। कुछ लोग कहते हैं कि एक ही बच्चा अच्छा है, कुछ लोग कहते हैं 2 बच्चे अच्छे हैं, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं 3 बच्चे तो होने ही चाहिए, कुछ लोग कहते हैं 4 बच्चे रखने चाहिए। अब मान लीजिए हमने एक मोहल्ले में सर्वे किया, हमने पाया 10 परिवार ऐसा है जो बच्चा पैदा नहीं करना चाहते, हमने पाया 100 परिवार ऐसे हैं, हमने उस मोहल्ले में पाया 200 परिवार ऐसे हैं, 50 ऐसे हैं और 20 ऐसे हैं। तो क्या पाया हमने कि मोस्ट ऑफ द परिवारों में 2 बच्चों का चलन है, अधिकतर परिवारों में 2 बच्चों का चलन है। तो परिवार का औसत आकार क्या चल रहा है, मोड विल बी द बेटर वैल्यू। इसके बाद है द मोड ऑफ 2 4 2 3 1 2 4 इज़। अब जिसमें जैसे 2 आया, 2 कितनी बार आया है, 2 आया है आपका 3 बार। और जैसे 1 कितनी बार आया, 1 आया आपका 1 बार। 4 कितनी बार आया, 4 आपका आया है 2 बार। और 3 आया है 1 बार। तो ये x है और ये f है। तो सबसे ज़्यादा मोस्ट फ्रीक्वेंट ये है। तो आपका आंसर 2 होगा, z=2 विच कम्स मोस्ट फ्रीक्वेंटली। तो z विल बी 2। इसके बाद है मीन मीडियन मोड इज़ एन इंडिकेशन ऑफ। देखो जनरली मीन ज़्यादा होता है मीडियन से और मीडियन ज़्यादा होता है मोड से। ऐसे क्वेश्चनों में हम धनात्मक विषमता कहते हैं। विषमता आपके कोर्स में नहीं है तो अभी इस पर ज़्यादा बात नहीं करते। ऐसे क्वेश्चनों में धनात्मक विषमता देखी जाती है। और अगर ऐसा हो कि मीन इज़ लेस देन मीडियन एंड मीडियन इज़ लेस देन मोड, तो ऐसे वाले क्वेश्चनों को ऋणात्मक विषमता वाले क्वेश्चन कहते हैं। तो अब के बार अपन से इसने जो पूछा था वो यही वाला था। तो ये ऋणात्मक विषमता वाला क्वेश्चन है, ठीक है। हमेशा याद रखिएगा कि मीडियन जो होता है वो इन दोनों के बीच में होता है। मीडियन कभी भी एक्सट्रीम वैल्यू नहीं लेता। मीडियन हमेशा मीन और मोड के बीच की वैल्यू लेता है, चाहे इधर साइड चाहे दिस साइड। मीन और मोड में फिर भी लड़ाई है, कंपटीशन है, लेकिन मीडियन जो होता है वो हमेशा बीच की वैल्यू लेता है। थोड़े से क्वेश्चन और है। अब ये कह रहा है कि अगर धनात्मक विषमता वितरण हो तो क्या होगा। तो मीन इक्वल टू मीडियन इक्वल टू मोड, ये धनात्मक विषमता वाले वितरण में होगा, ठीक है। इसके बाद है 5 व्यक्तियों की आय इस प्रकार है। जैसे ए की इनकम है 1700, बी की है 2300, सी की है 7000, डी की है 8000, ई की है 5400। कहता है ये जो सीरीज़ है वो किस तरह की सीरीज़ है, क्या ये इंडिविजुअल सीरीज़ है, क्या ये डिस्क्रीट है, क्या है कंटिन्यूस है, या ये टाइम सीरीज़ है। देखो आपको लोगों की इंडिविजुअल इनकम बता रखी है, ए की इनकम भी पता है, बी की भी पता है, सबकी आपको इंडिविजुअल इनकम पता है। तो ये आपकी इंडिविजुअल सीरीज़ है, ये आपकी व्यक्तिगत श्रेणी है। तो इसका आंसर सिंपली ए होगा। जबकि इसकी जगह ऐसे होता कि 1700 की इनकम वाले 5 लोग हमारे मोहल्ले में हैं, 2300 की इनकम वाले 2 लोग मोहल्ले में हैं, 7000 की इनकम वाले 10 लोग मोहल्ले में हैं। इस तरह का कुछ क्वेश्चन होता तो वो आपका डिस्क्रीट सीरीज़ होता। लेकिन यहाँ पे तो हमें हर बंदे की 5 के 5 बंदों की इंडिविजुअल इनकम के बारे में पता है। तो ये इंडिविजुअल सीरीज़ है, ये एक व्यक्तिगत श्रृंखला या व्यक्तिगत श्रेणी है। केंद्रीय प्रवृत्ति का कौन सा माप सर्वाधिक प्रचलित है या कौन सा माप आदर्श माप है। तो मीन को माना जाता है द मोस्ट कॉमन एंड आइडियल मेजर। जहाँ पे भी मीन की बात आती है तो सबसे पहले आपके दिमाग में आएगा ना, जहाँ भी सबसे पहले मतलब कहें एवरेज की बात आती है तो सबसे पहले आपके दिमाग में मीन आएगा। हालांकि मीडियन भी निकाले जाते हैं, मोड भी निकाले जाते हैं, लेकिन जो सबसे आदर्श माना जाता है, जिसकी मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, वो मीन होता है। इसके बाद है द मोड एंड मीडियन ऑफ द सीरीज़ आर। तो आपको कुछ अंक दे रखे हैं, जैसे अगर आप इनको जमा लें तो काफ़ी ठीक रहेगा। जैसे 33 है, मैं पहले गिन लेता हूँ 33 कितनी बार आया है। तो 33 एक बार है और ये 2 बार है। 33 आपका 2 बार आया है, ठीक है। उसके बाद 20 है, तो 20 कितनी बार आया है, 20 आपका एक बार आया है। फिर मुझे 35 दिखाई देता है, तो 35 कितनी बार है, एक बार ये रहा और ये 2 बार ये रहा और ये 3 बार ये रहा। तो 35 आपका 3 बार है। इसके अलावा मुझे 34 भी दिखाई देता है। 35 तो हो ही गए, 1 2 और ये 3 बार। 34 एक बार है
और क्या है, 25 है, 25 दो बार है। और क्या है, 37 है, 37 एक बार है। और क्या दे रखा है, 50 दे रखा है। ठीक है। अब इसने पहले आपसे क्या पूछा, मोड। तो मोड यानी जो मोस्ट फ्रीक्वेंट आया, तो मोस्ट फ्रीक्वेंटली 35 आया है। तो आपको ऐसा आंसर पसंद करना है जिसके अंदर मोड 35 हो। तो मोड तो चलो 35 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो अभी टाइम लगेगा। अब अपन एफ़ को सी एफ में कन्वर्ट करते हैं। ये 1 है, 3 है, 5 है, 6 है, 9 है, 10 है और 11 है ना। आपको पता है ना सी एफ अपन कैसे बनाते हैं, सिंपली ऐसे, 9 के अंदर एक जुड़ा, 10 के अंदर एक जुड़ा, है ना। ठीक है। और फिर मीडियन के लिए अपना करना पड़ता है n+1/2। तो ये 11 आइटम है, तो 11 और एक 12, 12/2, 12/2 मतलब 6 आइटम। 6 आइटम को आपको सी एफ में देखना है, ध्यान दीजिएगा। 6 आइटम को आपको सी एफ में सर्च करना है। तो यहाँ पे सी एफ 1 है, यहाँ 3 है, यहाँ 5 है, यहाँ 6 है। ठीक है। हाँ, यहाँ पे आपका 6 आइटम लाइक दिस, और 6 आइटम के सामने 34 आया है। तो आपका मीडियन बराबर 34 है। तो इस क्वेश्चन में आंसर ये रहेगा, वेयर मोड इज़ 35 एंड मीडियन इज़ 34। क्या देखना चाहता था कि आपको एक ही क्वेश्चन में दोनों चीज़ें याद आई या नहीं आई। होप वीडियो यूज़फुल। चलिए पढ़ाई करते रहिए।